आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आज हम काफी ज्यादा इश्यूज हैं, टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें से दो चार टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और उसमें सबसे पहले तो हम मैच से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके अलावा ये कि पाकिस्तान में जो एक खेल चल रहा है, जो एक लॉन्ग मार्च चल रहा है, उस पर बहुत सी नई चीजें सामने आई हैं। इमरान खान साहब की बहुत सी नई ऐसी स्टेटमेंट सामने आई हैं, जिससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि साउथ एशिया में जब इंडिया की बात करें तो उस पर कहा जा रहा है कि वहां पे बहुत सारी मीटिंग्स चलती रहती हैं, खासतौर पर G20 की जो वहां पर मीटिंग होने वाली है, उस हवाले से इंडिया एक जो G20 कंट्रीज के साथ बहुत स्ट्रेटेजिक रिलेशन बहुत ज्यादा उसके स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। मेरे साथ इन तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए मौजूद है वाशिंगटन डीसी से पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब साजिद तार साहब। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय प्लेजर, थैंक यू आलिया, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, मैंने जब आपसे लास्ट आपके साथ प्रोग्राम किया था ना, तो हमारी जो बात हुई थी उसमें पहला हमारा पॉइंट था मैच, और उसमें पाकिस्तान हार गया था इंडिया से। लेकिन अब की बार मैच की सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश और इंडिया के मैच में बांग्लादेश को बीट कर दिया है इंडिया ने। तो मैच से ही स्टार्ट करते हैं सर। क्या कहेंगे आप, किसको सपोर्ट कर रहे थे? यहाँ पे तो सब आपको पता ही है बांग्लादेश की तरफ हो गए, हालांकि सब उसके भी खिलाफ है, लेकिन सबने कहा चले बांग्लादेश को सपोर्ट कर दे। देखिए, मैच मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ दो ही एंटरटेनमेंट के, पाकिस्तानियों के लिए दो ही एंटरटेनमेंट है। एक उनके लिए ये लॉन्ग मार्च शाम को जो पार्टी होती है वहां पे बिरयानी पार्टी, और दूसरा ये क्रिकेट मैच है जो आप देख रही हैं। लेकिन क्रिकेट मैच के हवाले से जिस तरह इस वक्त पूरी दुनिया ही पोलराइज हो चुकी है, मैंने देखा है कि लोग जिस तरह एक छोटा सा एक नया मेरे लिए था कि जब पाकिस्तान पिछली दफा हारा मैच तो हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में उन्होंने बड़ा अजीब रिएक्ट किया। कराची में हमारे अफगान भाइयों ने बड़ा अजीब रिएक्ट किया। अब वो और दूसरा एक और चीज जो आलिया, मैं जो इससे हटना नहीं चाहता टॉपिक से, लेकिन एक इंटरनेशनल फिनोमिनन आजकल सामने आ रहा है कि कोविड के बाद लोग डिप्रेस थे। कोविड के बाद लोग एक खौफ था, इज़्तिराब, थ्रेशन था, एंजाइटी थी। तो अभी तक हम उस चीज से निकले हैं लेकिन एडजस्ट नहीं कर पा रहे। मेरे ख्याल में हम डिप्रेशन जो है वो खेल के मैदानों में, स्टेडियम्स में भी उसका रिएक्शन होता है। जिस तरह हमारे कुछ पठान भाइयों ने कुर्सियां उठा उठा के मारी थी, फिर उसके बाद, लेकिन मैं पिछली दफा जिस मैच की हमने बात की थी ऑस्ट्रेलिया की, उसको मैं देख के बहुत खुश था कि भारत और पाकिस्तान का मैच था, दोनों साइडों से लोग थे और कोई भी नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। लेकिन ये है कि इस वक्त क्रिकेट जो है वो उस पे वाकई एंटरटेनमेंट है। लोग पाकिस्तानी देखते हैं, भारत से देखते हैं। क्या ही अच्छा होता अगर भारत की टीम आती पाकिस्तान, तो हम लोग लॉन्ग मार्च से हटके भी कुछ एंजॉय करते। और शायद ये मुझे तो लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब क्रिकेट के बादशाह हैं, शायद वही इंटरेस्टेड नहीं है कि क्रिकेट मैच आए, यहाँ पे क्रिकेट टीम आए तो उनका मैच खराब हो जाए। तो ये वाकई आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस वक्त क्रिकेट के साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। मैं खुद आई एम वाचिंग इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम। मुबारकबाद पेश करते हैं, इंडिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। और बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी गेम थी। इट वाज वेरी वेल प्लेड। और उसमें बड़े बड़े अच्छे बॉलर और बड़े बड़े अच्छे बैट्समैन आए हैं। मैं उनको कांग्रेचुलेट करूंगा। उन्होंने, इट वाज अ वंडरफुल मैच, वेल प्लेड, वेल प्लेड। ये बिल्कुल ठीक 5 रन से जाहिर है कि जब इस तरह का मैच चल रहा हो तो दोनों तरफ से बहुत एफर्ट दिखाई गई। अच्छा साजिद साहब, जरा हम पाकिस्तान में जो मैच चल रहा है उसकी तरफ आ जाए पहले। सर, ये जो लॉन्ग मार्च चल रहा है, अब इसमें कुछ नई स्टेटमेंट्स आई। इमरान खान साहब ने बड़ी खतरनाक किस्म की कुछ और स्टेटमेंट्स भी जारी कर दी, बल्कि अब तो एक बिल भी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और अब पार्लियामेंट में जाएगा, जिसमें हम जो बातें कर रहे हैं, पता नहीं आगे चल के बातें जो है हमें किस तरह हमें करना पड़े, हम इशारों कनायों में बातें करें कि जनाब 7 साल जेल होगी अगर कोई भी ऐसी बात कह दी। चले, अभी नहीं हुआ तो हम किए लेते हैं। खान साहब ने एक तो ये कह दिया जनाब जनरल बाजवा के हवाले से कुछ इस तरह कीजिए, वो तो करप्शन के खिलाफ नहीं थे, या इस तरह की और भी बहुत सी बातें। तो सर, ये क्या बनेगा, क्या जो नई आपने देखा है इस वक्त आज के दिन तक जो कुछ हुआ है? देखिए आलिया, मुझे सबसे बड़ा एतराज ये है कि डबल स्टैंडर्ड क्यों है। जब टीएलपी वाले निकले थे तो आपने वजीराबाद पे डू और डाई कर दिया था। आप टैंकें, तोपें लेकर उनको रोकना चाहते थे वजीराबाद में। उनको तखरीबकार, उनकी दहशतगर्द पार्टी करार दे दिया गया था, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था। आज जो हमारा अमीरुल मोमिनीन आ रहा है, उसके कंटेनर के ऊपर भी अमर बिन मारूफ लिखा है। उनके बयानिए के मुताबिक भी ये जिहाद है, ये सियासत नहीं है।
तो इनको क्यों रोका जा रहा है, इनको इनको क्यों छुट्टी दी जा रही है? इनके बारे में कहा जाता है ये इनका आईनी हक है। तो टीएलपी का आईनी हक नहीं था कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते? और ये एक सबसे पहला तो मैं ये पॉइंट मुझे इस पे एतराज। दूसरा, दिन ब दिन जो है वो खान साहब का जो उनका मूड बनता है, रात को अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे से बात हो जाए तो सुबह एस्टेब्लिशमेंट के बारे में टोन थोड़ी सी वो अब मेलो कर लेते हैं, डाउन कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट के वाले से जो डायलॉग चल रहे हैं, कोई उन्हें गलत ख्वाब आ जाए, कोई सूरज ग्रहण की बात आ जाए, कुछ सितारों का सिलसिला चल जाए, तो सुबह वो अब इदारों के अफसरों के नाम लेने उन्होंने शुरू कर दिए। दो तीन चीजें जो मुझे सख्त जिस पे एतराज था बहसीते एक पाकिस्तानी अमेरिकन, एक तो उन्होंने अगले दिन कंटेनर पे अपने एक इंटरव्यू में फरमा दिया है कि मार्शल लॉ लग जाए, मुझे मार्शल लॉ से न डराओ, मुझे कोई एतराज नहीं। दूसरा, उन्होंने अपने आप को शेख मुजीब के साथ, उन्होंने मशरकी पाकिस्तान के साथ उन्होंने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। दूसरा, उनका प्रोग्राम जो चेंज हो रहा है कि वो ये भी सुना जा रहा है कि वो शायद इस्लामाबाद की बजाय टर्न लेकर पिंडी की तरफ जाएं और वहां एक बहुत बड़े अदारे के इंस्टीट्यूशन के सामने एक बहुत बड़ा फसाद खड़ा कर दें, चाहे कुछ घंटों के लिए हो। दूसरा, अगला एतराज मुझे यह है कि जो खूनी ट्रेलर है अभी तक 3 लोगों की जान ले चुका है। अभी तक मैं ढूंढने, आज सुना है 14 साल का एक बच्चा नीचे आ चुका है जी। आज एक मोटरसाइकिल वाले को मार 14 साल का बच्चा। और दूसरा मैं ये कहूंगा, एक मजदूर है जो छत के साथ, जो दरख्त के साथ लग के गिरा, लेकिन ट्रेलर रुका नहीं। 2 दिन के बाद वो भी फौत हो चुका है। आज किसी ने उसके घर जाके कवरेज की है। एक कमरे में रहती है उसकी बीवी और उसकी बच्ची। 5,000 उसका किराया है। मजदूर था वो। उसकी बीवी बच्चे कौन पालेंगे? ये खूनी ट्रेलर है। मुझे ये देखें, एक और डबल स्टैंडर्ड देखें आप अपने मीडिया का, देखें कि आपने अरशद शरीफ की लाश के ऊपर सियासत की है, उसकी तस्वीरें लगा दी अपने ट्रेलरों पे, उसके ऊपर हमारे एंकर चीख के प्रोग्राम करते रहे। लेकिन ये चैनल 5 की जो बच्ची नीचे आके मरी है, किसी ने उस पर प्रोग्राम किया है? डबल स्टैंडर्ड देखें हमारी सोसाइटी का, हमारे मीडिया का डबल स्टैंडर्ड देखें। उसके बाद आगे चलें तो मैं अब उसमें ये कहूंगा कि एक और चीज नोट की जा रही है कि इसमें ये जो असला इकट्ठा किया जा रहा है इस्लामाबाद के आसपास, पहले तो अली गंडापुर साहब की जो आईडियो आई थी, अब तो केपे के जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने कहा हम असला लेकर आएंगे लेकिन सारा लाइसेंसी होगा। भाई, लाइसेंसी हो या गैर लाइसेंसी हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? और मैं उसके बाद ये सबसे ज्यादा जो बात ये कहना चाहूंगा कि इदारे क्या अब इससे आगे क्या देखना चाहते हैं। अगर आप इसमें सिर्फ 2 सिनेरियो में समझता हूं। देखें, हमारे 75 साल में, 75 ईयर्स में काफी ब्लंडर आए, बहुत ज्यादा ब्लंडर पे ब्लंडर हुए हमारे। अगर ये पॉपुलर हैं तो इनको दें, इनको प्राइम मिनिस्टरशिप दें, कौम को ये भी अपनी गलती देखने दें। ये जो बच्चे इस वक्त जो तड़प रहे हैं, ये जो ट्विटरों वाले, इनको दे दें। अगर ये चाहते हैं आपके दिस इज व्हाट ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो इनको दें इस्लामाबाद एक ब्लंडर मजीद सही, एक मजीद। लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसको रोक क्यों नहीं रही है? अगर इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि हमसे ये तजर्बा गलत हुआ है, तो इसको रोका क्यों नहीं जा रहा? अब जो मुझे सबसे ज्यादा खौफ है, क्योंकि आलिया ज्यादातर हमारे देखने वाले, खास बिलखसूस पाकिस्तानी जो है, वो पाकिस्तान में बैठ के नहीं देखते। हम वाशिंगटन डीसी में जब देखते हैं तो यू सी द वर्ल्ड विद अ डिफरेंट लेंस। इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इशू जो है वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन और एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जमहूरियत है दुनिया की, यूके, वहां पे 3 महीने में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि वहां पे उनका सिस्टम इंटैक्ट। बोरिस येल्सिन ये मुतालबा नहीं कर रहा कि मैं यूके के 3 टुकड़े कर दूंगा। लेकिन अच्छा, सबसे बड़ा तो टेंशन ये, एनर्जी क्राइसिस आपके चल रहे हैं, इन्फ्लेशन आपकी अभी जो आपके पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट के हिसाब से 26.5% आपका इन्फ्लेशन, उसके बारे में किसी की तवज्जो नहीं है। 4 करोड़ पाकिस्तानी खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। जीटी रोड के ऊपर मेरे पंजाबी भाई डेली बेस पे बिरयानी पार्टी कर रहे हैं, डेली बेस पे 55 जलसे किए खान साहब ने, उन पे बिरयानियां वहां खाई उन्होंने। किसी इंसान के, किसी पाकिस्तानी के बारे ने सोचा है कि वो सलाब जदगान का क्या बनेगा?
किसी एस्टेब्लिशमेंट के इदारे ने कहा है, को बयान दिया है कि हमारी तवज्जो उन पे है? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खान साहब ये कर रहे हैं और दूसरे दूध के धुले हुए, उनके हालात भी यही हैं। 25 मील रेडियस के अंदर गवर्नमेंट है, 75 उनके मिनिस्टर है, जहाज भर के वो गए हैं चाइना, जिन लोगों की जरूरत ही नहीं थी उनको भी साथ लेके गए, उसी पुरानी डगर पर है। लेकिन मसला ये है कि हर इंसान जिनकी हम बात आज कर रहे हैं आलिया, वो अगर सोचा जाए बॉटम लाइन तो है तो पाकिस्तानी। आपकी स्टैब्लिशमेंट भी पाकिस्तानी, जुडिशरी पाकिस्तानी, सियासतदान पाकिस्तानी, नून लीग पाकिस्तानी। लेकिन आपने देखा है कि जो कुछ भी आज ड्रामा हो रहा है उसमें नुकसान किसका है? सिर्फ पाकिस्तान का है। किसी ने आज तक कभी सोचा है कि पाकिस्तान को किस तरह बचाना है, इस इन्फ्लेशन को किस तरह रोकना है, बेरोजगारी को किस तरह रोकना है? अब शहबाज शरीफ साहब इस वक्त चाइना जा चुके हैं। अब मैं इसमें अब चाइना की तरफ अगर जब बात की जाए तो इस वक्त इंटरनेशनल बड़ी ताकतें क्या कर रही हैं? 2-3 अभी मैं उसको मेंशन करना चाहूंगा। कल आपके हमारे सेक्रेटरी डिफेंस अमेरिकन ने, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट छोड़ी है भारत के साथ रिलेशनशिप के रिलेटेड, चाइना की ग्रोथ के रिलेटेड। और उसके बाद हमारे चाइना प्राइम मिनिस्टर जो गए हैं और उनका वहां जाना, आपका रशिया से गंतम लेना, एक नया सिनेरियो, एक नई चीजें सामने आ रही हैं इंटरनेशनल अरीना पर। नए MIUs के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन मैं ये बाद में बात करूंगा कि चाइना के दौरे में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब के हैं, ये क्या अचीव कर पाएंगे, क्या अचीव नहीं कर पाएंगे, चाइना की इकोनॉमी के इस वक्त हालात क्या हैं, और चाइना ये जो बड़े अरसे से हमारी पाकिस्तानी रूलिंग एलीट है वो कराची बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उनको कहते हैं ग्वादर हट के कराची ले लो, कभी कहते हैं कराची में ट्रेन का सिस्टम चला लो, लेकिन कुछ रकम आनी चाहिए। अब वो ट्रेन के सिलसिले शुरू, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन ये कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया एक रिसेशन के मुंह पे खड़ी है, और उसमें ये है कि हमारा पाकिस्तान इस वक्त लग रहा है कि फ्री फॉल पे है। नो गवर्नमेंट इज एग्जिस्टिंग रिगार्डलेस। कोई समझ नहीं आ रही कि हुज कॉलिंग द शॉट्स, कौन रूल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। एक अपॉइंटमेंट के लिए पाकिस्तान इज स्टक। पाकिस्तान खास आप दूसरा मैं ये कहूंगा लांग मार्च के हवाले से एक और भी जो मैं आलिया ऐड करना चाहूंगा कि इतना स्लो क्यों चल रहा है। आज मरियम नवाज ने अपनी कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि इसी स्पीड से चला तो ये तो 1 महीने बाद पहुंचेगा। लेकिन खान साहब, मैं ये बताना चाहूंगा आपको, खान साहब को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, वो मैकियावेली को फॉलो करते हैं। खान साहब इज अ डुप्लीकेशन ऑफ मैकियावेली, ही इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ साउथ एशियन मैकियावेली। खान साहब को जिस दिन वो समरी का पता चल गया जो निकलनी है उस अपॉइंटमेंट के हवाले से, ये एक बड़ी स्पीड के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जो टोटल उनका फोकस है, वो रोज लोग कह रहे हैं इस वक्त, देखें आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, नवाज शरीफ साहब भी, लोग कहते हैं 4000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 5000 इकट्ठे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। ये जिस दिन इनको स्मेल आ गई उस समरी की, आप देखिएगा किस तरह ये हवा की स्पीड से पहुंचेंगे इस्लामाबाद। तो लेकिन दुख की बात यह है आलिया, मेरी मादरे मिल्लत है, लेकिन आज 21st सेंचुरी में जहां भारत में इस वक्त डायलॉग शुरू हो चुका है कि हाउ टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ गूगल, वहां पे आप जो है, आपकी डायरेक्शन अफगानिस्तान, मेरा अलमिया ये है मेरे जैसे इंसान का। आप मेरे मादरे मिल्लत की डेस्टिनेशन सोमालिया, मेरा पाकिस्तान का द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द पाकिस्तान आज ट्रेलर पे खड़े होकर कह रहा है कि मैं मुजीबुर रहमान, मैं 1973 का मुजीबुर रहमान। मेरे लिए दुख का अलमिया ये है, और उसको रोकने वाला कोई नहीं, उसको बताने वाला कोई नहीं। आपने अभी जो बात की है कि FIA जो है वो अपने सोशल मीडिया पे रूल्स चेंज करेगी, आलिया वो सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए होंगे। ये जो 21वीं सदी का पैगंबर है, नौज बिल्ला, इस पे इन चीजों का इतलाक नहीं होता। ठीक है, शाहिद साहब आपने बिल्कुल बहुत खुल के और बहुत तफसील से जो है ये जो इस वक्त पाकिस्तान का सिनारियो है उसके ऊपर आपने रोशनी डाली है। और ये डाली तो आपने रोशनी है, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा है कि लगता ऐसा नहीं है कि रोशनी की कोई किरण। करीम के साथ भी बात हुई कि नवंबर का महीना जब आएगा तो ये होने जा रहा है, और आप देखिए आगे आगे जो आपने कहा कि जैसे ही उनको पता चलना है उन्होंने बस ऐसे पॉइंट पर पहुंचना है, वो पिंडी होगा इस्लामाबाद, हमें नजर आ जाएगा। शाहिद साहब ये जो अभी आपने बात की सर चाइना के हवाले से, आपने कहा देखिए
वजीर आजम साहब वहां पे गए, कुछ ये कहा जा रहा है कि जी कुछ $6 अरब या इस तरीके से कुछ रोल ओवर जो कर्जा है वो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कुछ नए मंसूबे, सी पैक, ये सब कुछ चल रहा है। इसी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि एक तो आपने ये बात की, बड़ी अहम बात, बहुत ही बड़ी बात है ये कि आपने कहा कि इंडिया जो है वो गूगल की मोनोपोली तोड़ने की जो है वो बातें कर रहा है। तो वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि वहां पर G20 की एक बहुत बड़ा होना है अभी समिट, तो उससे पहले जो मीटिंग्स हो रही हैं डेली बेसिस पे, वहां पे ऐसी मीटिंग्स हो रही होती हैं कि ये बात कही जा रही है कि दुनिया की जो 20 बड़ी इकोनॉमीज है उनके साथ उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, उसमें आलिया G20 के बारे में मैं पढ़ता रहा हूं उसके बारे में। अभी तक G20 को एक सेरेमोनियल किस्म की ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता है। उसके पास पावर्स नहीं है जिस तरह वर्ल्ड बैंक के पास है, IMF के पास है। लेकिन मैं आगे बात बताना चाहूंगा, इस वक्त जो भारत के जिस तरीके से उनके हौसले बुलंद हैं, ऋषि सोनक की वजह से उनके हौसले मजीद बुलंद हुए। 7 ममालिक के अंदर आपका इंडियन डायस्पोरा इज इन टॉप 2 टॉप 3 ऊपर वाली टीयर्स के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट है। 7 ममालिक के अंदर, 7 कंट्रीज के अंदर, हम इंक्लूडिंग हमारी कैमला हैरिस इन द US। तो इन चीजों के बाद दे आर इन अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ आपके रीजन में नहीं है, इन द वर्ल्ड। आप G20 की बात कर रहे हैं, दे आर वेरी सुटेबल कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और वो काफी अरसे से इंटरेस्टेड है टू हैव अ परमानेंट सीट देयर। अब G20 के हवाले से जो मैं देख रहा हूं इस वक्त, मैं उसके बारे में 2-3 मैंने उनकी बड़े अच्छे आर्टिकल पढ़े हैं वॉशिंगटन DC में और भारत से भी। तो वो एक इससे फायदा उठाएंगे लीडरशिप के लिए कि इस वक्त जो मैंने पहले आपको अर्ज कर रहा था, जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं इस वक्त G20 के जो मेंबर हैं, जो वो उनमें कई ऐसे ममालिक हैं जो हालते जंग में हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो G20 का होगा वो यूक्रेन वार होगा। उसके बाद दूसरा चैलेंज होगा इन्फ्लेशन, तीसरा चैलेंज होगा फूड सेफ्टी। सारी ये चीजों को देखा जाए, और मैं देख रहा हूं कि वो तैयारी में है, इस वक्त G20 की तैयारी में है टू लीडरशिप, क्योंकि उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देमसेल्फ एज अ इंटरनेशनल प्लेयर, और वो एज एन इंटरनेशनल प्लेयर। और उसमें खासकर जो उनके पास एक सबसे बड़ा चैलेंज है G20 में कि चाइना को किस तरह डोमिनेट करना है, और US की उसके पीछे सपोर्ट उनको हासिल है। पर कल या परसों हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, मैं उसके हवाले से उनकी एक स्टेटमेंट थी कि चाइना की ग्रोथ में हमारे लिए हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बिकम अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर विद इंडिया टू काउंटर चाइना। तो वो बार बार जो है वो और खूबसूरती उसमें ये है कि इंडिया का जब दिल करता है वो US को टैप कर लेता है, जब उनका दिल करता है रशिया से तेल ले लेते हैं, जब उनका दिल करता है चाइना के साथ भी वो साफ्ट अपना कर लेते हैं। जिस तरह मैं हमेशा ये कहता था, मैंने एजाज चौधरी साहब का एक आर्टिकल का हमेशा हवाला देता हूं, जो कि दुनिया नहीं सीखती, कि वो लद्दाख में एक दूसरे के आमने सामने खड़े, आंखों में आंखें डालकर, लेकिन दुनिया के बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर भी हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन हम उन चीजों से हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम मैच्योर नहीं है किसी चीज में भी। अब देखें, आपने भारत से दालें लेनी बंद कर दी हैं, और आपकी दालें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगी है। आप इस वक्त टमाटर और प्याज अफगानिस्तान से ले रहे हैं, लेकिन अमृतसर बिल्कुल आपके साथ पड़ोस में है, आप वहां से नहीं ले रहे, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं, आप नेशनल इंटरेस्ट को देखकर डिसीजन नहीं किए जाते पाकिस्तान में। ये एक मेरा दूसरा अलमिया है। आपकी रूलिंग एलीट जो है वो सारे के सारे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, लेकिन अफसोस के साथ है जब पाकिस्तान जाते हैं दे बिहेव डिफरेंटली। वो सारी एजुकेशन वो एयरपोर्ट पे छोड़ के चले जाते हैं। वो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जाके देखें, इस वक्त जितने आपके मैं देखता हूं, आपके इस वक्त भी आसन इकबाल साहब इज यूपेन ग्रेजुएट है। मैं बहुत बड़ा यूपेन का इंस्टीट्यूशन का फैन हूं। आपके मैंने देखे, अब बिलावल भुट्टो साहब ऑक्सफोर्ड के पढ़े, दूसरे सारे फॉरेन ग्रेजुएट है। आपके ये जो अब्बासी साहब हैं, जो आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर, इनकी तालीम, लेकिन अफसोस है कि जब उतरते हैं पाकिस्तान तो एयरपोर्ट पे सारी चीजें छोड़ देते हैं। जो नॉलेज लेके जाते हैं कि कौमें किस तरह तरक्की कर चुकी हैं, कर रही हैं, को ट्रैक क्या है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किस तरह आगे लेके जाना है, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, किस तरीके से सब्सिडीज देनी है चीजों को, वो सारी चीजें एयरपोर्ट पे छोड़ के चले जाते हैं और जाके अपने कारोबार में बिजी हो जाते हैं। यही अलमिया है। नेशनलिज्म नहीं है, पाकिस्तानियत नहीं है, कौमियत नहीं है। और उसमें
बिल्कुल डेफिनेटली। और उसमें आगे मैं ये देखना चाहूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस वक्त खान साहब ने तो अपने आप को कंपेयर कर लिया मुजीबुर रहमान के साथ। खान साहब कभी अपने आप को बांग्लादेश की तरक्की के बारे में अपने आप को इन्फॉर्म करते हैं। खान साहब आप 3.5 साल रहे हैं, तो उस वक्त आप बांग्लादेश को देखकर आपने कारोबार क्यों नहीं बढ़ाया वहां पे? खान साहब की आपने पहले स्टेटमेंट दे दी, आज उन्होंने एक दूसरा वार किया एस्टेब्लिशमेंट पे कि मैं इंटरेस्टेड था अकाउंटेबिलिटी में, वो बिलीव ही नहीं करते थे अकाउंटेबिलिटी में, और करप्शन में वो उनका बिलीव था। तो वो सुबह उठते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है, खान साहब भी तो एक है ना, ही वो तो कहते हैं पावर हंगरी है, वो तो चाहते हैं कि मैं इस्लामाबाद पहुंचूं किसी न किसी तरीके से, चाहे उसमें कितनी लाशें गिरें, जो कुछ भी हो, लेकिन दुख उन पे है कि जिनका ये प्रोजेक्ट था, जिन्होंने इस चीज को लॉन्च किया था, जिन्होंने इसी को लॉन्च नहीं किया, जिन्होंने हर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, आज वो छुपते फिर रहे हैं मुंह छुपा के। ये अफसोस है। और सारी दुनिया, आलिया, सारी दुनिया भी देख रही है इसमें। देखने वाली बात है, सारी दुनिया भी देख रही है उनके रोल को। और मैं समझता हूं कि हर बच्चे को ये पता है ये प्रोजेक्ट उनका है, वो कौम को किस तरह फ्यूचर में जवाब देंगे, हर बंदे को पता है। खान साहब ने खुद कह दिया है कि मैं मेरे पास कुछ भी नहीं था, सारा कुछ इनके पास था। जो आपने बातें की सर, इस पे अगर हम ये जो हम अभी चाइना की बात कर रहे थे, वो जो आपने बात की सर कि यहाँ पे आप पहुंच के, वो आपको पता है ना कि जितने मर्जी पढ़े लिखे यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे पहुंच के जब वो इंडिया की बात होती है, तिजारत की बात होती है, तो वो इलेक्शन की बात हो, तो वो तो उनको पता है कि जो नस्लों को पढ़ाया है, तो उस बिना पे तो हमें वोट ही नहीं पड़ेगा, तो बस चुप ही कर जाओ, बेशक नुकसान जितना मर्जी, बेशक हम पीछे रह जाए, पत्थर के जमाने में चले जाए। लेकिन साहिब साहब, ये जो बात हो रही थी कि चाइना से ये कर्जा अगर मिल जाता है, तो आप समझते हैं कि मुश्किल में कमी आएगी, और किस हद तक चाइना हमें इस दफा जो है वो इस दौरे में फैसिलिटेट करने में इंटरेस्ट लेगा? आखिरी सवाल इसके बारे में आलिया, मैं ये बताना चाहूंगा कि आईएमएफ ने अपने रिसेंट रिपोर्ट में बताया है कि चाइना की ग्रोथ के बारे में, उनकी जीडीपी ग्रोथ पिछले 40 साल के लोएस्ट लेवल पे इस वक्त। और मैं दूसरा, मेरा इसके साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट होगा कि चाइना के पास रिसेंट तजर्बा श्रीलंका का मौजूद है। तो वो अपनी इकॉनमी स्लगिश होने के बाद, और उसके बाद श्रीलंका से उनका लॉसेस लेने के बाद, और उनकी तीसरी, आपके बारे में रिजर्वेशंस पहले ही मौजूद है कि आप उनके बिल नहीं देते प्रॉपर टाइम पर, जो उनके एनर्जी के प्रोजेक्ट। चौथा, उनका इतराज आपके ऊपर है कि आप उनके जो लोग हैं, उनकी जान की हिफाजत नहीं करते। 13 उनके चाइनीज मारे जा चुके। तो इन अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, वहां पे इस वक्त जो मैंने आज सुबह भी चेक किया कि सारा वहां पे सिचुएशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है कराची के अंदर, और उसके बाद एक थर्मल प्लांट के बारे में एमओयू साइन किया जाएगा। इससे अलावा कुछ भी गेन नहीं होगा। हाँ, उनका जो पिछले आपने पैसे देने, जिनका आपने कहा है $6 बिलियन, उसको शायद वो रीस्केड्यूल करें। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपको मजीद वहां से डॉलरों की बारिश आएगी, मैं उसमें ज्यादा आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि सर्कमस्टांसेस आर नॉट हैप्पी, नॉट प्लीज्ड। और दूसरा, यहां पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अगर माजी में देखा जाए तो हमेशा जब भी आपका कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है, तो फौरन कुछ वीक्स के अंदर चाइना का दौरा किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब 6 महीने बाद क्यों गए हैं? इनके पीछे भी पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी। वो चाइना इसलिए भी पैसे नहीं देगा क्योंकि आप पोलिटिकली स्टेबल नहीं है। चाइना आप 6 महीने बाद क्यों गए हैं, क्यों इन्वाइट किया गया, वो भी ये देख रहे थे कि शहबाज शरीफ कितना अरसा रहेंगे। अब मुझे ये बताएं कि वो अगर कोई भी होगा तो ऐसी रजीम को पैसे क्यों देगा जिनका कोई पता ही नहीं है कि 6 महीने या 3 महीने। तो ये सारे अगर कलेक्ट किए जाए आर्गूमेंट, तो ये आप उम्मीद ना रखें कि वहां से आपको बहुत ज्यादा पैसे आएंगे। आपका रीस्केड्यूल किया जाएगा, कर देंगे वो जो कर्जा है। और दूसरा ये कि वो शायद एमओयू साइन करें। वो भी एमओयू एक जिस तरह के फेस सेविंग होती है इस ट्रिप को करना, वो भी ये नहीं है कि फौरन वो उनका 12 बिलियन कुछ का वो प्रोजेक्ट है ट्रेन का और थर्मल पावर प्लांट का। लेकिन ये कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहे हैं। हाँ, चलें, ये जिस हद तक ये जो चीजें हैं अगर ये लेकर गए और यही हो जाए तो ये भी बड़ी बात है, वरना जो इस वक्त सड़कों पे हो रहा है हमारी, वो पूरी दुनिया में नजर आ रहा है और वो सब कुछ देख रहे हैं। आप कहते हैं चाइना आपको कर्जा दे, मैं कहता हूँ आप हबीब बैंक से लें, शायद वो भी आपको कर्जा ना दे। सर, हबीब बैंक के तो हमारे बैंकों के हालात ही ऐसे हैं, आपको पता है 7 समथिंग जो है वो रह गए हैं पैसे, 7 बिलियन, और ये जो, तो फिर उसमें क्या मैं कंसर्न हुआ लिया कि वो भी एमआईयू, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रशिया से गंदम लेने के लिए, लेकिन वो गंदम के एक्सचेंज में पैसे कहां से देंगे?
अब वैसे तो हमने जो हमारी टॉपिक्स थे उस पर हमने बात कर ली, लेकिन आप क्योंकि जाहिर है कि जब फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प की बातों में खबर कोई पड़ी थी, उनको कोई बहुत बड़ा कोई रिलीफ मिला है, कुछ इस तरीके से हुआ है? देखिए, उसमें आलिया, मैं चाहूंगा कि बल्कि हमारा 8 नवंबर को यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन है। मैं चाहूंगा कि तकरीबन उससे कुछ दिन पहले हम इस पे डिटेल एक सेशन करें, ताकि देखने वालों को बताया जाए कि अमेरिका की सियासत किस रुख जा रही है। मैं थोड़ा सा उसको टच करता हूं कि यहां भी जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इन्फ्लेशन इस वक्त, देखिए यूके वाला ही मॉडल यहां पे चल रहा है कि वहां पे इन्फ्लेशन की वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से तीसरा प्राइम मिनिस्टर, यहां पे तीसरा प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आया, लेकिन जो बाइडेन साहब की रेटिंग बहुत लो है इस वक्त। रिपब्लिकन जो है वो बिल्कुल जीत रहे हैं, लैंडस्लाइड किस्म की विक्ट्री लेंगे। हाउस के अंदर 20 से 25 नए कांग्रेसमैन आएंगे रिपब्लिकन, और उसमें सेनेट में भी कहा जा रहा है कि वो आएंगे। बल्कि मैं उसको आपके साथ भी रिलेट करना चाहूंगा कि सेनेट के अंदर भी रिपब्लिकन सेनेटर आ जाएंगे। आपके साथ रिलेट ऐसे करूंगा कि आपको भी F-16 का पैकेज दिया गया था, आपके साथ भी अमेरिका ने लवी डवी होने की कोशिश की थी, तो वो तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। अगर दोनों हाउस उनके हाथ से निकल जाएंगे तो आपके साथ रिलेशनशिप भी डूबियस हो जाएगी। चलिए सारे साहब, अब इससे पहले कि आप कुछ और ऐसी बातें सुना दें, प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। लेकिन हम अनकरीब इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करेंगे कि वहां के हालात जो है किस तरफ जा रहे हैं और कैसी सियासत अब हमें देखने को मिलेगी मिड टर्म इलेक्शन के करीब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक्स अ लॉट।